Hello everyone, I am Neha Atara. Welcomes you to the Certified Beginners course on Artificial Intelligence in Civil Engineering. तो आज हम सुपरवाइज लर्निंग के बाकी के एल्गोरिदम स्टडी करेंगे और अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम स्टडी करेंगे. So let's start with the first one. So let's start with decision trees. DTs are non-parametric supervised learning method. नॉन पैरामेट्रिक सुपरवाइज लर्निंग मेथड है. क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होती है. और डिसीजन ट्री जब डेटा में से लर्न करता है तो साइन फंक्शन का कर्व ड्रॉ करता है और उसके बाद अपने डिसीजन रूल अप्लाई करके डीपर जाके कॉम्प्लेक्स डिसीजन बना के मॉडल तैयार करता है. डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन मॉडल दोनों ही तैयार करता है इन अ फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर. ट्री के स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो मॉडल्स तैयार करता है. वो डेटा को स्मॉलर और स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करता है और एट द सेम टाइम डेटा एक दूसरे से एसोसिएट कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं. जब फाइनल रिजल्ट आता है ट्री का तो डिसीजन नोड एंड लीफ नोड दोनों का मिला के ही आता है. उसके बाद डिसीजन ट्री जो डिसीजन नोड है डिसीजन ट्री में उसके 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकते हैं. लीफ नोड जो होता है डिसीजन ट्री में वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लासिफिकेशन या फिर रिग्रेशन या फिर जो डिसीजन लिया होता है ना वो लीफ नोड रिप्रेजेंट करता है. और डिसीजन नोड जो टॉप मोस्ट होता है ना अपर पार्ट में जो सबसे ऊपर जो डिसीजन ट्री का नोड होता है वो हमें बेस्ट प्रेडिकेटर देता है, यानी कि उसको हम रूट नोड बोलते हैं. पूरे ट्री का रूट होता है वो. डिसीजन ट्री को हम कैटेगरिकल डेटा से भी हैंडल कर सकते हैं और न्यूमेरिकल डेटा से, मतलब वो दोनों ही डेटा हैंडल कर सकता है. कैटेगरी वाइज भी कि ए क्लास बी क्लास और न्यूमेरिकल डेटा भी कांस्टेंट वैल्यूज़ भी. फिर डिसीजन ट्री के कुछ फ्लो चार्ट है तो उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि डिसीजन ट्री कैसे वर्क करते हैं. सो लेट्स सी हाउ डू डिसीजन ट्रीज वर्क. तो जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि इज़ अ पर्सन फिट, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन है वो फिट है कि नहीं है वो चेक करना है. तो पहले हम उसकी एज देख रहे हैं. तो अगर उसकी एज लेस देन 30 है कि नहीं है तो फिर वो स्प्लिट होगा यस और नो आंसर्स में. अगर उसकी एज लेस देन 30 है और वो बहुत सारे पिज़्ज़ा खाता है तो वो अनफिट है. और अगर वो नहीं खाता तो वो फिट है. यानी कि इफ़ अ पर्सनस एज इज़ लेस देन 30 एंड ही इट्स पिज़्ज़ा तो वो फिट नहीं है. अब जाते हैं कि अगर उसकी एज 30 से ज़्यादा है तो क्या वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है. अगर करता है तो वो फिट है, अगर नहीं करता तो वो अनफिट है. तो जो हमारा एज इज़ लेस देन 30 क्वेश्चन मार्क है ना वो हमारा रूट नोड हुआ. फिर ईट्स पिज़्ज़ा, एक्सरसाइज इन मॉर्निंग वो सारे हमारे लीफ नोड हुए. और लास्ट में जो हमें डिसीजन मिलता है फिट और अनफिट तो वो हमारे डिसीजन नोड्स हुए. अब बात करते हैं स्प्लिटिंग की प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती है. तो इसमें हमने देखा कि यस नो करके हमें स्प्लिट कर रहे हैं. तो डेटा को कैसे हम पार्टीशन करेंगे तो उसके लिए हम परफॉर्म, जैसे कि हम अगर हमने पहले देखा कि पर्सन की एज, तो पर्सन को और भी हम तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं. जैसे कि उसका जेंडर तो हम स्प्लिट करते हैं, हमारे पास मेल और फीमेल दोनों है तो एक साथ हमारे पास डेटा है. तो उसमें से हम क्या करेंगे फीमेल का क्लास अलग बना देंगे और मेल का क्लास अलग बना देंगे. फिर दूसरा हमारा स्प्लिट ऑन क्लास, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कि क्लास 10th के कौन से स्टूडेंट्स हैं और क्लास 9th के कौन से स्टूडेंट्स हैं. तो हमने वही किया, क्लास 9th के स्टूडेंट को अलग कर दिया और क्लास 10th के स्टूडेंट को अलग कर दिया. बट क्लास में दोनों ही जेंडर के स्टूडेंट्स होंगे, मेल और फीमेल. बट उसमें क्या था, जेंडर वाइज स्प्लिट करने के टाइम पे एक में फीमेल आ गया था और दूसरे में मेल आ गया था. तो इस तरह से स्प्लिटिंग वर्क करता है कि पूरा डिवीजन कर दो.
अब बात आती है प्रूनिंग की। तो ट्री प्रूनिंग का हम एग्जांपल देखते हैं और प्रूनिंग क्यों करते हैं वो भी देखते हैं। पहले अनप्रून डिसीजन ट्री का एग्जांपल देखें तो हमें इमेज में दिख रहा है कि पर्सन की इनकम क्या है, अगर लेस देन 30K है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30K। अगर उसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30K है तो उसके यहाँ कोई लोन से क्या सेम बैंक में से नहीं है तो क्या उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके पास, अगर लोन लिया है तो ठीक है। उस तरह से अनप्रून ट्री हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अगर उसकी इनकम लेस देन 30K तो क्या उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लोन लिया है नहीं लिया है, मतलब इसमें किस तरह से चीज़ें स्प्लिट करी है ना किसी को पता चल ही नहीं रहा। तो उसका क्या होता है, द शॉर्टनिंग ऑफ ब्रांचेस ऑफ द ट्री इज कॉल्ड प्रूनिंग, यानी कि ब्रांच को कैसे शॉर्ट करते हैं ना उसको बोलते हैं प्रूनिंग। इसमें पहला अनप्रून ट्री हमें और कुछ नहीं पता चल रहा, बट जो दूसरी इमेज है उसमें हमें सेम इनकम बताई गई है। तो क्या उसकी ज़्यादा और 30K के इक्वल है तो उसने लोन लिया है, अगर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, अगर है तो लोन है, नहीं है तो नहीं लिया, और इनकम उसकी लेस देन 30K है तो उसके पास कोई लोन नहीं है। इस तरह से प्रूनिंग वर्क करता है और प्रूनिंग क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब ट्रेनिंग डेटा जाता है तो वो फिट नहीं हो पाता। अगर अनप्रून ट्री हो गए तो कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह से मैं ट्रेन हो, एल्गोरिदम में कंफ्यूज हो जाता है डेटा की वजह से। तो उस वजह से ओवरफिट हो जाता है, एक्स्ट्रा डेटा चला जाता है। जैसे कि हमारा अनप्रून डिसीजन ट्री बता रहा है कि बहुत सारा डेटा, अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला डेटा उसको चाहिए ही नहीं था, एक्स्ट्रा डेटा आ गया। तो इस वजह से ओवरफिटिंग हो जाती है डेटा की, तो अच्छे से ट्री ट्रेन नहीं हो पाता एल्गोरिदम। और फिर प्रून ट्री में भी हम देख सकते हैं कि उसके बहुत कम नोड्स है अनप्रून ट्री के कंपैरिजन में। तो फिर ट्री कैसे सिलेक्ट करना है ना वो भी देखते हैं। अभी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट ट्री फिट्स द डेटा, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें लेस नंबर ऑफ नोड्स वाले ट्री मिले, स्मॉलेस्ट ट्री मिले और डेटा फिट हो सके। और ऐसे सारे ट्रीज को हम क्रॉस वैलिडेशन एरर भी कम हो जाती है, यानी कि एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। बट इन ट्रीज के की फैक्टर्स क्या है, तो फर्स्ट वन इज एंट्रोपी एंड सेकेंड इज इंफॉर्मेशन गेन। तो हम दोनों के स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या है एंट्रोपी और क्या है इंफॉर्मेशन गेन। तो हमने देखा कि डिसीजन ट्री कैसे बिल्ड होता है, टॉप टू डाउन, यानी कि उसका रूट नोड ऊपर की तरफ होता है और बाकी नीचे लीफ नोड्स होते हैं। तो इसे टॉप डाउन अप्रोच बोल सकते हैं हम। वो पार्टीशनिंग भी इन्वॉल्व करता है कि डेटा को कैसे डिवाइड करना चाहिए सबसेट्स में प्रॉपरली, ये सारी चीज़ें भी हमारे डिसीजन ट्री में होती है। अब जो हमारा अल्गोरिदम है ना, ID3 अल्गोरिदम, डिसीजन ट्री बेस्ड अल्गोरिदम है, वो एंट्रोपी यूज़ करता है होमोजीनिटी कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि होमोजीनिटी मतलब सिमिलर जो वैल्यूज़ मिलती है ना हमें, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। तो वही सैंपल में जो सिमिलर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना होता है उस टाइम पे हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हमारा सैंपल कम्प्लीटली होमोजीनियस है तो उसकी एंट्रोपी ज़ीरो आएगी। इफ़ the sample is equally divided it has entropy of 1, यानी कि अगर सैंपल इक्वली डिवाइड हो जाता है, यानी कि सिमिलर पार्ट्स एक तरफ डिसिमिलर पार्ट्स एक तरफ, तो इक्वल डिवीजन होगा तो उसकी एंट्रोपी 1 मिल जाएगी उसको। जैसे कि हम हमारी इमेज में देख रहे हैं, एंट्रोपी इक्वल्स, जो एंट्रोपी की फॉर्मूला दी है लॉग की हेल्प से और पी क्यू दिए है। अब हमारे एग्जाम्पल में पी और क्यू दोनों को ही 0.5 मिला है। तो जब दोनों ही साइड, पी की साइड भी 0.5 और क्यू की साइड भी 0.5 है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो उसकी एंट्रोपी हमें 1 मिल जाएगी।
तो ये था एंट्रोपी, फर्स्ट की फैक्टर। और ये क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें सैंपल में सिमिलैरिटी फाइंड करनी होती है। अब सेकंड हमारा जो की फैक्टर है वो है इंफॉर्मेशन गेन, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन गेन करनी है। तो वो किस चीज़ पे बेस करता है? वो एंट्रोपी जब डिक्रीज होती है ना, तो उसके बेस पे इंफॉर्मेशन गेन बनता है। जब डेटा सेट स्प्लिट होता है और एंट्रोपी डिक्रीज होती जाती है, यानी कि जब हम डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें क्या होता है? एट्रीब्यूट्स फाइंड करना होता है कि हमें हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन मिले। हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन यानी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ट्री की ब्रांचेस बने वो सिमिलर हो। तो इस तरह, और इसके स्टेप्स भी है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमें जो हमारा टारगेट होता है उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी होती है। फिर सेकेंड स्टेप आता है, द डेटा सेट इज देन, मीन्स डेटा सेट को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में स्प्लिट करा जाता है। फिर हर एक ब्रांच की एंट्रोपी कैलकुलेट करी जाती है। उसके बाद जो स्प्लिट होके टोटल एंट्रोपी मिलती है उसका प्रोपोर्शनलिटी चेक करते हैं। लास्ट में जो रिजल्टिंग एंट्रोपी होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है फ्रॉम द बिफोर एंट्रोपी, यानी कि स्प्लिट होने से पहले जो एंट्रोपी मिली थी उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करी जाती है। उसके बाद जो हमें डिक्रीज करके मिला होता है एंट्रोपी का, वो हमारा इंफॉर्मेशन गेन बन जाता है। यानी कि पहले डेटा सेट को स्प्लिट करो, एंट्रोपी कैलकुलेट करो, और जो हर एक ब्रांच की एंट्रोपी होती है उसको फिर जब स्प्लिट करने से पहले जो एंट्रोपी थी उसमें से माइनस करेंगे, और जो माइनस किया होगा पोर्शन होगा वो हमारा एज अ इंफॉर्मेशन गेन वर्क करेगा। स्टेप 3 क्या होगा? हमें एट्रीब्यूट चूज़ करने होंगे फॉर विद द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन गेन, यानी कि जो हमारा इंफॉर्मेशन गेन होगा उसके लिए हमें एट्रीब्यूट्स चूज़ करने होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा सेट डिवाइड करके सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। तो ये थे स्टेप्स ऑफ डिसीजन ट्रीज। अब हम डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो डिसीजन ट्री कंप्यूटेशनली चीप है यूज़ करने के लिए, उसका कंप्यूटेशन बहुत इजी तरीके से हो जाता है। इट इज़ ईजी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स को समझना ह्यूमंस के लिए बहुत इजी हो जाता है। वो डील करता है अलग अलग इररिलेवेंट फीचर्स से, यानी कि जो फीचर्स एक दूसरे के रिलेवेंट नहीं होते उससे भी डिसीजन ट्री डील कर सकता है। तो ये थे डिसीजन ट्री के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रोन टू ओवरफिटिंग, यानी कि जब उसका प्रूनिंग नहीं होता तो डेटा ओवरफिट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और उसकी वजह से मॉडल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाएगा, और जब ट्रेन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो डेटा में नॉइज़ बढ़ जाएगा। नॉइज़ यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसकी वजह से अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये डिसीजन ट्री था। पहले हमने क्या देखा कि डिसीजन ट्री कैसे वर्क करता है, फिर उसकी प्रूनिंग देखी, उसके की फैक्टर्स देखे, उसके स्टेप्स देखे, स्प्लिटिंग देखा, और लास्ट में हमने प्रोज एंड कॉन्स भी देख लिए। तो अब मूव करते हैं आज के सेकेंड एल्गोरिथम की तरफ, जो कि है SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। What are support vector machines? Means SVM, support vector machine supervised machine learning algorithm है। वो अगेन क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही पर्पस के लिए यूज़ होता है। SVM कॉमनली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज़ होता है। तो हम देखते हैं कि SVM में क्लासिफिकेशन कैसे वर्क करता है। SVM हाइपरप्लेन फाइंड करने के आइडिया पे बेस करता है। उसमें वो क्या करता है कि डेटा सेट को डिवाइड करता है। अभी हम दो क्लासेस का एग्जांपल लेके देखते, तो वो दो क्लासेस को डिवाइड करेगा एज पर दी डेटा सेट। कैसे? फर्स्ट हमारी जो इमेज हमें बता रही है कि एक क्लास है उसमें ग्रीन कलर के डॉट्स है और दूसरे क्लास में ब्लू कलर के डॉट्स है। तो जो डॉट्स है ना उसको हम यहाँ पे सपोर्ट वेक्टर बोलेंगे, और उनको डेटा सेट भी बोला जाता है। मतलब एक क्लास का डेटा सेट ग्रीन सपोर्ट वेक्टर्स है और दूसरे क्लास का ब्लू सपोर्ट वेक्टर्स है।
अब हम देखते हैं कि हाइपरप्लेन क्या होता है। हाइपरप्लेन क्या होता है कि उसमें ना एक क्लासिफिकेशन करना होता है कि जब दो फीचर्स ही हमारे पास है ना, तो उसके बीच में उसको सेपरेट करने के लिए एक लीनियर लाइन खींचनी पड़ती है। जैसे कि हम हमारी इमेज में देख रहे हैं, अभी तो ग्रीन क्लास और ब्लू क्लास अच्छे से सेपरेट हुआ हमें दिख रहा है उसके बीच में जो लाइन है उसकी वजह से, तो उस लाइन को हम हाइपरप्लेन बोलते हैं। पर हर बार डेटा पॉइंट्स इसी अच्छी तरह से लाई नहीं करते पूरे मॉडल में। बहुत सारे डेटास एक साथ होते हैं अलग अलग क्लास के, यानी कि ग्रीन और ब्लू क्लास के डेटा सेट एकदम मिक्स हो जाते हैं दोनों के साथ। तो जब भी उन दोनों को डिस्टेंस करना होता है दो क्लास के डेटा सेट को, तो उनके बीच में एक मार्जिन खींच दी जाती है और उस मार्जिन को हम हाइपरप्लेन बोलते हैं। हाइपरप्लेन का यही गोल है कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल मार्जिन दो क्लास के बीच में खींच सके, यानी कि अच्छे से डेटा ट्रेन हो पाए और उसमें से हमें क्लासिफाइड रिजल्ट मिल पाए। बट क्या होता है कि कभी कभी हाइपरप्लेन क्लियर नहीं होता, तो बहुत ही ट्रिकी चीज़ हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये तो इसमें डेटा एकदम अलग अलग डिवाइड किया हुआ दिख रहा है, पर हर बार ऐसा नहीं होता, सारे बॉल्स मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि हम हमारी थर्ड इमेज में देख रहे हैं कि ग्रीन बॉल से बीच में एक ब्लू बॉल आ गया, फिर वापस से ब्लू बॉल है तो एक ग्रीन बॉल आ गया, तो ऐसे सारे बॉल्स एक साथ आए जा रहे हैं। अब जब सारे हमारे जो बॉल्स है यानी कि डेटा सेट के पॉइंट्स है तो एकदम हवा में हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करने की ट्राई करेंगे। तो जब बॉल्स हवा में और हम सेपरेट करने जा रहे हैं तो उसे हम लिफ्टिंग कह सकते हैं, और हायर डायमेंशन में वो लिफ्टिंग होता है, उसको बोल दी जाता है कर्नलिंग। यानी कि जब डेटा सेट को हवा में हम सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कर्नलिंग बोलते हैं, बिकॉज हमें पता है कि अभी हमारे पास 3 डायमेंशंस है, तो जो हमारा हाइपर प्लेन है ना वो एक लाइन में लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकता। तो हम देखते हैं कि 3D व्यू में हाइपर प्लेन कैसे क्रिएट होता है। तो जैसे कि आप हमारी क्यूबॉइड वाली जो इमेज देख रहे हो, क्यूब वाली, उसमें हमें पता चल रहा है कि जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ करी गई है वो पूरा एक हाइपर प्लेन है, और उसकी वजह से हम इजीली सेपरेट कर पा रहे हैं ग्रीन और ब्लू बॉल्स को। तो सपोर्ट वेक्टर में सबसे मेन चीज़ होती है हाइपर प्लेन। वो क्या करता है, डेटा सेट को डिवाइड करता है एज अ मार्जिन, और फिर डेटा सेट अच्छे से ट्रेन होने के लिए जा सकते हैं। अब जो ये SVM एल्गोरिदम है ना वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एल्गोरिदम है और मशीन लर्निंग का बेस्ट एल्गोरिदम बोल सकते। अब जो SVM की डिसएडवांटेज है, जैसे कि ना उसका ट्रेनिंग टाइम ना लार्जर डेटा सेट के साथ बढ़ जाता है, उसको ट्रेन कराने में टाइम लग जाता है अगर डेटा सेट बड़ा है तो। और जब नॉइज़ी डेटा सेट होता है ना, जैसे कि ओवरफिटिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो क्लासेस एक दूसरे में ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सपोर्ट वेक्टर मशीन्स का। बट हाँ, उसके कई एडवांटेजेस है, जैसे कि उसकी एक्यूरेसी एकदम अच्छी होती है, बेस्ट रिजल्ट देता है। और स्मॉलर और क्लीनर डेटा सेट में तो आपको पूछना ही नहीं है, बस SVM यूज़ कर लो अगर आपका डेटा से एकदम क्लीन है और स्मॉल है। और वो बहुत ज़्यादा इफ़िशेंट हो सकता है जब वो ट्रेनिंग पॉइंट्स के सबसेट्स यूज़ करें, यानी कि जो पूरा A पार्ट और B पार्ट होता है तो A के भी सबसेट्स और B के भी सबसेट्स, अगर इस तरह से वो यूज़ करके ट्रेन करा जाए तो बहुत ही इफ़िशेंटली वर्क करता है। अब SVM के कुछ यूजेस देख लेते हैं, यानी कि एग्जांपल्स। तो SVM टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है, जैसे कि कैटेगरी असाइनमेंट होता है, स्पैम डिटेक्शन करना होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस करना होता है। सेंटिमेंटल एनालिसिस यानी कि जब हम
कोई एक वर्ड सोशल मीडिया पे बार बार यूज़ होता है ना, और वो किसी के सेंटिमेंट पे यूज़ होता है, तब उसको हम सेंटिमेंट एनालिसिस बोलते हैं कि ये वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है और किस किस को अफेक्ट कर रहा है। तो उस जगह पे हम SVM यूज़ कर सकते हैं। फिर इमेज रिकॉग्निशन के बहुत सारे चैलेंजेस में भी SVM यूज़ होता है। उसको परफॉर्म करना होता है, जैसे कि एस्पेक्ट बेस्ड रिकॉग्निशन, कलर बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे अच्छे से वो परफॉर्म कर देता है। जब हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन करना होता है, यानी कि जो हम हाथ से लिखते हैं और मशीन रिकॉग्नाइज करके देता है कि यार ये कौन सा डिजिट है या फिर कौन सा अल्फ़ाबेट है। तो और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन सर्विस में भी सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यूज़ होते हैं। फिर उसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस है सिविल इंजीनियरिंग में, कि जब भी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात आती है तो हम SVM यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ क्लासिफाई करना है, जैसे कि सॉइल की टाइप्स क्लासिफाई करनी है, तो उस जगह पे भी अच्छे से सपोर्ट वेक्टर मशीन्स यूज़ हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह, अर्थक्वेक रिलेटेड हमें कुछ डैमेज चेक करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, तो भी SVM बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। तो हमने देखा कि SVM सुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम में क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में दोनों में यूज़ होता है। उसके सपोर्ट वेक्टर्स होते हैं जो कि डेटा पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। हाइपरप्लेन की वजह से हम उनके बीच में मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स देख लिए, SVM के एग्जांपल्स देख लिए, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट एल्गोरिथम की तरफ, और लास्ट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम विच इज़ रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। Random forest algorithm. So random forest is a popular machine learning algorithm and belongs to supervised learning technique. वापस वो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज़ होता है। वो बेस करता है एनसेम्बल लर्निंग के कंसेप्ट पे। अब एनसेम्बल लर्निंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो मल्टीपल क्लासिफायर्स को कंबाइन करती है एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उस मॉडल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है। जब बहुत सारे, ये तो हमने क्या कर रहे थे पहले कि क्लासिफिकेशन कर रहे थे परफॉर्म एक पर्टिकुलर मॉडल की, तो ये क्या करता है, मल्टीपल क्लासिफायर लाता है, उनका कॉम्बिनेशन होता है और उसकी हेल्प से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है। जैसे कि उसका नाम है, तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर है वो नंबर ऑफ डिसीजन ट्री कंटेन करता है। यानी कि पहले हमने जो डिसीजन ट्री देखा, तो वैसे ही जो फॉरेस्ट में क्या होता है, एक ट्री नहीं होता, बहुत सारे ट्रीज होते हैं। उसी तरह से रैंडम फॉरेस्ट में बहुत सारे डिसीजन ट्रीज होते हैं, और इसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है, उसको इम्प्रोवाइज करने का भी बहुत टाइम मिलता है। अब तो हम एक डिसीजन ट्री पे रिलाई क्यों करें जब हमारे पास पूरा फॉरेस्ट है, यानी कि रैंडम फॉरेस्ट है जो कि प्रेडिक्शन करता है, और एक एक ट्री की हेल्प से फिर हमें मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं और उसके हिसाब से फाइनल आउटपुट तैयार होता है। अब जब नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ जाएंगे तो एक्यूरेसी तो बढ़ जाएगी, और जो ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आती है वो भी कम हो जाएगी। अब जो हम डायग्राम देख रहे हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट है, तो एक ट्रेनिंग डेटा एक डिसीजन ट्री में जा रहा है और दूसरा ट्रेनिंग डेटा दूसरे डिसीजन ट्री में, वैसे ही n नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा n नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज में जा रहे हैं, और उसके बाद सारे डिसीजन ट्रीज का रिजल्ट मिलता है, तो उसका वोटिंग करा जाता है। जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उनके हिसाब से प्रेडिक्शन हमें मिलता है। अब आगे हम डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट के एजम्पशंस देखेंगे। सो एजम्पशंस फॉर रैंडम फॉरेस्ट आर, जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट कंबाइन करते मल्टीपल ट्रीज को और उसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि डिसीजन ट्रीज कोई डिसीजन ट्रीज करेक्ट आउटपुट दे
और कोई कोई डिसीजन ट्रीज इनकरेक्ट आउटपुट दे, बट एक साथ में सारे ट्रीज करेक्ट आउटपुट देंगे। तो इसके हिसाब से दो अजम्पशन क्रिएट होते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के। फर्स्ट वन इज कि जो एक्चुअल वैल्यूज होती है ना फीचर वेरिएबल की, वो ही प्रिडिक्ट करे और एक्यूरेट रिजल्ट लाए रेदर देन गेस्ट रिजल्ट। यानी कि जो रिजल्ट गेस होके मिलते हैं ना उन पे फोकस नहीं करने का, बट जो हमारे फीचर्स है उनके बेस पर हमें जो क्लासिफिकेशन करके प्रिडिक्शन मिलता उस पे फोकस करना। फिर आता है प्रिडिक्शंस फ्रॉम ईच ट्री मस्ट हैव वेरी लो कोरिलेशन, यानी कि हर एक ट्री का दूसरे के ट्री के प्रिडिक्शन से बहुत ही लो में रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे का रिलेशन इतना कनेक्टेड नहीं होना चाहिए कि सेम प्रिडिक्शन आ जाए। सो दिस वाज द टू प्रिडिक्शंस फॉर रैंडम फॉरेस्ट्री बेस्ड ऑन मल्टीपल ट्रीज कॉम्बिनेशन। तो अब ये देख लेते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट क्यों यूज़ करना चाहिए हमें। तो रैंडम फॉरेस्ट ना दूसरे अल्गोरिथम्स की कंपैरिजन में बहुत ही कम टाइम लेता है ट्रेनिंग के लिए। अब ये कैसे, उसके बाद तो बहुत सारे ट्रीज है बट फिर भी वो कम टाइम लेता है, और उसके अलावा उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, मतलब रिजल्ट्स वो बेस्ट देता है। अगर लार्ज डेटा सेट भी हो उसके पास तो भी उसका रिजल्ट बढ़िया ही आएगा। जैसे एसवीएम में हमने दिखा था कि स्मॉल डेटा सेट हो और क्लियर डेटा सेट हो तो अच्छा आता है, बट नॉइजी डेटा सेट हो और लार्ज डेटा सेट हो तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। बट रैंडम फॉरेस्ट में अगर लार्ज डेटा सेट हो फिर भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, वो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन कर पाता है। अगर कोई डेटा लार्ज प्रोपोर्शन में कोई डेटा मिस भी हो जाए ना तो भी उसकी एक्यूरेसी उतनी रहती है। तो ये 3 पॉइंट्स थे कि वो कम ट्रेनिंग टाइम लेता है, लार्ज डेटा सेट में भी वो अच्छा रिजल्ट देता है, और अगर डेटा मिसिंग हो तो भी वो अच्छा रिजल्ट दे देता है। तो इस वजह से हमें रैंडम फॉरेस्ट चूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट कैसे वर्क करते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट ना 2 फेज में वर्क करते हैं। पहले तो वो क्या क्रिएट करते हैं रैंडम फॉरेस्ट बाय कंबाइनिंग n नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज, और दूसरे फेज में क्या करते हैं उन सारे ट्रीज की हेल्प से प्रेडिक्शन क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप से हम शुरुआत करते हैं, एंड देयर आर इन टोटल 5 स्टेप्स फॉर रैंडम फॉरेस्ट। फर्स्ट वन इज सेलेक्ट रैंडम की डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द ट्रेनिंग सेट, यानी कि हमें रैंडम की डेटा पॉइंट्स ट्रेनिंग सेट में से सिलेक्ट करने हैं। नाउ सेकेंड स्टेप इज build the decision trees associated with the selected data points subsets। मीन्स हमें डिसीजन ट्री को बिल्ड करना है हमारे जो सिलेक्टेड डेटा पॉइंट्स है ना उनकी हेल्प से। जो फर्स्ट स्टेप ने हमें डेटा पॉइंट सिलेक्ट करे थे उनकी हेल्प से सेकेंड स्टेप में हमें डिसीजन ट्री को बिल्ड करना है। अब थर्ड स्टेप क्या है, चूज़ द n नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज दैट यू वांट टू बिल्ड, यानी कि कितने नंबर ऑफ डिसीजन ट्री हमें बिल्ड करने हैं वो चूज़ करना है। और फोर्थ स्टेप में फिर अगर एक ट्री बन गया फिर दूसरा ट्री बन गया तो सारे n नंबर ऑफ डिसीजन ट्री के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमें रिपीट करते जाना है। अब फिफ्थ स्टेप में क्या आता है, न्यू डेटा पॉइंट्स जब हमारे पास होते हैं तो उनके प्रेडिक्शंस फाइंड करने एंड न्यू डेटा पॉइंट्स को कैटेगरी असाइन करनी है कि कौन से मेजॉरिटी के हिसाब से वो किस क्लास से बिलोंग करता है। सो देयर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट हमने की डेटा पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए, फिर की डेटा पॉइंट्स की हेल्प से डिसीजन ट्री बिल्ड कर दिया, फिर हमने नंबर ऑफ डेटा सेट्स चूज़ करे और नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज चूज़ करे और सारे डिसीजन ट्रीज के लिए हमने सेम स्टेप्स रिपीट किए। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास टेस्टिंग के लिए नया डेटा पॉइंट आता है, कुछ नया आता है, तो उसको हमें
कौन सी कैटेगरी में असाइन करना है वो हमारे मेजॉरिटी वोट्स के हिसाब से हम असाइन कर देते हैं। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते। तो हमारे पास यहाँ पे 2 क्लास है, एक एप्पल का क्लास एंड दूसरा बनाना का क्लास। तो उनके लिए हमने फ्रूट्स की इमेजेस पहले तो बास्केट में बहुत सारे फ्रूट्स की इमेजेस हमने कलेक्ट करके रखी है और उसके बेस पर हमें 2 क्लास चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे भी एप्पल होंगे और बनाना होंगे तो उन सारे ट्रीज को हम कंसिडर करेंगे एंड उनको डिवाइड करेंगे। फिर ट्रेनिंग फेस आता है तो उसकी हेल्प से हमें रिजल्ट प्रिडिक्ट करना होता है। अब एक क्लास में हमारे पास क्या है, पहला क्लास है उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एप्पल है। दूसरा क्लास है जो उसमें हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी एप्पल है एंड द nth नंबर ऑफ क्लास इज बनाना। तो मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से हमारा फाइनल क्लास एप्पल हो जाता है कि एप्पल के ट्रीज ज़्यादा मिले हैं हमें। तो इस तरह से रैंडम फॉरेस्ट वर्क करता है। अब इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है, जैसे कि बैंकिंग ले लो, मेडिसिन, फिर लैंड का यूसेज होता है वहाँ पे भी रैंडम फॉरेस्ट यूज होता है, मार्केटिंग में भी रैंडम फॉरेस्ट यूज होता है। बैंकिंग के सेक्टर में क्या होता है कि जो लोन का रिस्क होता है ना उसे आइडेंटिफाई करने के लिए रैंडम फॉरेस्ट यूज़ होता है। फिर मेडिसिन में कैसे होता है कि जो भी सारे डिसीजेस हो रहे होते हैं उनके क्या ट्रेंड्स है, उनसे क्या रिस्क हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। लैंड में कैसे होता है कि कौन कौन सी लैंड का यूज़ हो सकता है किन किन जगह पे और किस पर्टिकुलर एरिया में इतनी सिमिलर लैंड्स है। मार्केटिंग में भी मार्केटिंग ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब जहाँ जहाँ पे भी कुछ ट्रेंड्स ढूंढने होते हैं या फिर रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है तो उस जगह पे रैंडम फॉरेस्ट यूज़ होता है। फिर बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में रैंडम फॉरेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर हमें कंस्ट्रक्शन साइट के रिलेटेड कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करना होता है तो उस जगह पे हम रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ हमें प्रेडिक्शन करना होता है तो वहाँ पे भी हम रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन करने का रिस्क क्या हो सकता है, उनके कॉस्ट क्या हो सकते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए हम रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम रैंडम फॉरेस्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों क्लास में परफॉर्मेंस दे सकता है अच्छे से। वो कैपेबल है कि लार्ज डेटा सेट को हाई डायमेंशनलिटी के लिए हैंडल करने के लिए, कि कितना भी बड़ा डेटा सेट हो वो हैंडल कर सकता है। वो ओवरफिटिंग का इश्यू कम कर देता है और एक्यूरेसी ज़्यादा देता है। तो वो क्या करता है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। लार्ज डेटा सेट में भी वो कैपेबल है हैंडल करने के लिए सारी चीज़ें और एक्यूरेसी भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। अब डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में दोनों में यूज़ तो होता है पर वो ना रिग्रेशन टास्क के लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। तो दिस वाज द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ रैंडम फॉरेस्ट। तो ये थे हमारे 7 स्टैंडर्ड सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। अब मूव करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के एल्गोरिदम्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहला एल्गोरिदम है के मीन्स क्लस्टरिंग। के मीन्स क्लस्टरिंग बहुत ही पावरफुल और फेमस अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या ट्राई करता है कि सिमिलर आइटम्स को एक क्लस्टर में डाल देता है और उनका नंबर ऑफ ग्रुप्स बना देता है और उनको रिप्रेजेंट करता है के से।
एक ग्रुप हो गया क्लस्टर 1, दूसरा क्लस्टर 2, ऐसे ही क्लस्टर n ग्रुप्स। अब एग्जांपल लेते हैं कि मानो कि हम कोई वेजिटेबल शॉप में वेजिटेबल्स खरीदने के लिए गए, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, पर सारे वेजिटेबल्स ना एक साथ मिक्स नहीं होते। मतलब कि एक पर्टिकुलर जगह पे पोटैटो भी है, कैरेट भी है, अनियन भी है, तो इस तरह से नहीं होता। एक जगह पे पोटैटोज है तो दूसरी जगह पे अनियंस है। इस तरह से वेजिटेबल्स डिवाइड होते हैं और एक प्लेस पे एक ही वेजिटेबल आपको मिलता है, मतलब रखा हुआ पूरी शॉप में एक जगह पे एक वेजिटेबल ऐसा। तो ऐसे ही हम हमारे फर्स्ट ग्राफ में देखें तो उसमें ना के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई नहीं किया, सारे वेजिटेबल्स एक साथ मिक्स करके रख दिए। बट जैसे कि हम हमारी दूसरी इमेज में देख सकते हैं तो के मीन्स क्लस्टरिंग अप्लाई हो चुका है। जैसे कि मान लेते कि हमारा फर्स्ट क्लस्टर है क्लस्टर 1, वो सारे कैरेट्स है। दूसरा क्लस्टर है क्लस्टर 2, उसमें सारे पोटैटोज है। थर्ड क्लस्टर है उसमें सारे ब्रिंजल्स है। तो इस तरह से सारे ग्रुप्स को अलग अलग डिवाइड करके सिमिलर आइटम्स को एक साथ कर दिया जाता है और उनके क्लस्टर्स फॉर्म करे जाते हैं। अब हमने ये ऑब्जर्व तो कर लिया कि फर्स्ट इमेज में नहीं किया गया था क्लस्टरिंग परफॉर्म, और दूसरी इमेज में कर दिया, तो सारी चीज़ें प्रॉपर हो गई। अब रियल वर्ल्ड डेटा हमारा इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत ही मैसअप होता है। उसको डिवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है अलग अलग कैटेगरीज में डालने के लिए। पर जब भी डेटा डिवाइड हो जाता है और सिमिलर आइटम्स एक जगह पे स्टोर हो जाते हैं तो उसको एक क्लस्टर बोल देंगे हम। दूसरी सिमिलर आइटम्स दूसरी जगह पे स्टोर हो जाएगी तो उसको दूसरा क्लस्टर बोल देंगे। तो इस तरह से के मीन्स क्लस्टरिंग होता है। अब वो कैसे वर्क करता है ना, वो देख लेते हैं कि वो सिमिलर ग्रुप्स को बना के उसके क्लस्टर्स तो कर देता है क्रिएट, बट वो की वैल्यू सिलेक्ट करता कैसे, फिर वो सारी चीज़ें हम स्टेप वाइज देख लेते हैं। तो उसका फर्स्ट स्टेप है कि सिलेक्ट द की वैल्यूज। सेकेंड स्टेप उसका आता है कि इनिशियलाइज द सेंट्रोइड्स, यानी कि सेंट्रोइड्स को इनिशियलाइज करता है, देखता है सेंटर से कैसे होता है। फिर सिलेक्ट द ग्रुप एंड फाइंड द एवरेज, ग्रुप को सिलेक्ट करके एवरेज फाइंड करता है। अब सारे पॉइंट्स को हम अच्छे से इस फिगर की हेल्प से समझ लेते हैं। तो फिगर 1 में कैसे उसने क्या करा है, सेलेक्ट 2 पॉइंट्स बेस्ड ऑन द की वैल्यूज। हियर आई सपोज की वैल्यू इज 2। इसमें हमने क्या करा, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला हमें डेटा सेट दिख रहा है, 2 क्लास दिख रहे हैं। तो हमने की वैल्यू 2 कर दी कि हमारे पास 2 क्लास है। अब फिगर 2 क्या है, find the average of all the blue points and red points and move the selected points to the centroid। यानी कि हमें क्या करना है, ब्लू और रेड पॉइंट का एवरेज फाइंड करना है और फिर उसको सेंट्रॉइड के अंदर डाल देना है। अब फिगर 3 में क्या हो रहा है कि सम ऑफ द रेड पॉइंट्स चेंज टू द ब्लू पॉइंट्स, कुछ रेड पॉइंट्स ब्लू क्लास में चले गए। दैट मीन्स क्या कि वो ब्लू क्लास में बिलोंग करते हैं। अब वो ब्लू क्लास के होगा, अभी वो रेड नहीं रहे। और फिर सेम प्रोसेस रिपीट होती है और उसके बाद लास्ट में हमें जो मिलता है वो 2 कंप्लीट डिफरेंट क्लस्टर्स मिलते हैं, एकदम अलग। इनके बीच में डिस्टेंस एकदम अच्छे से बन जाता है। तो इस तरह से वो स्टेप वाइज वर्क करता है के मीन्स क्लस्टरिंग। अब देखते हैं कि के मीन्स क्लस्टरिंग में के की वैल्यू कैसे चूज करी गई। तो ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है के की वैल्यू चूज करना, राइट वैल्यू। अब कैसे चूज करते हैं, उसके लिए ना 2 मेथड हो जाती है, एक एल्बो मेथड और दूसरी सिलहाउटी मेथड, जो कि हमें की वैल्यू चूज करने के लिए हेल्प करती है। अब एल्बो मेथड है ना, वो वन ऑफ द फेमस मेथड है
के की वैल्यू चूज़ करने के लिए, और उसके हेल्प से क्या होता है कि हमारे मॉडल की जो परफॉर्मेंस है ना वो भी बढ़ जाती है। इसमें हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग परफॉर्म करते हैं हमारी के की बेस्ट वैल्यू चूज़ करने के लिए। और उसमें क्या होता है कि एक फॉर्मूला है जिससे हमें सम ऑफ स्क्वायर मिलता है विद इन द क्लस्टर, उसको WSS बोलते हैं, विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर। उसके फॉर्मूला है समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to n CI प्लस XI स्क्वायर। तो उसमें k की वैल्यू 1 होती है तो WCSS हाई चला जाता है। इसको एम्पेरिकल मेथड भी बोलते हैं, जहाँ पे वो पिक करता है रेंज ऑफ सम वैल्यूज़ और उसकी हेल्प से सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करता है। जब k की वैल्यू 1 होती है ना तो सम ऑफ स्क्वायर हाई हो जाता है, विद इन सम ऑफ स्क्वायर हाई हो जाता है। और जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ती जाती है 1 से, तो WCSS की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है WCSS एंड k की वैल्यू। जैसे कि हम हमारे नेक्स्ट ग्राफ में देख पा रहे हैं कि कर्व ड्रॉ किया गया है, बट उसमें जब k की वैल्यू 2 आ रही है ना, 2, 3, 4, तो WCSS की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज होती जा रही है। जब तक k की वैल्यू 1 थी तो WCSS की वैल्यू भी 1 थी। अब जिस पॉइंट पे ना हमारा ग्राफ डिक्रीज करना शुरू हो जाता है उससे हम k की वैल्यू बोल सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट मेथड आती है सिलहाउटी मेथड। ये थोड़ी डिफरेंट मेथड है एल्बो मेथड से, और उसका जो ग्राफ होता है कैलकुलेशन करने का जो तरीका होता है मतलब पूरा डिफरेंट है। वो कैसे कैलकुलेट करता है, SI इक्वल्स टू BI माइनस AI अपॉन लार्जर ऑफ BI एंड AI। अभी वर्स्ट केस में SI -1 होता है। AI यानी कि एवरेज डिस्टेंस इनसाइड क्लस्टर, यानी कि एक पर्टिकुलर क्लस्टर के इनसाइड में जो डेटा पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस मिलके एवरेज मिलता है वो AI हो जाएगा। BI होगा कि एवरेज डिस्टेंस नियरेस्ट द अदर क्लस्टर, यानी कि दूसरे क्लस्टर से जो नियरेस्ट डिस्टेंस होंगे उनका एवरेज हो जाएगा BI। तो इस तरह से वो वर्क करता है सिलहाउटी मेथड अपनी फॉर्मूला को लेके। अब जब हमारा k 2 है ना तो उसकी वैल्यूज क्या हो रहे हैं, फॉर k इक्वल्स टू 2 the values are closer to 1 as compared to k equals to 3 and also it has less outliers। यानी कि उसमें हम देख रहे हैं हमारे पास बाहर आउटलायर सिर्फ 3 ही है, जो छोटे छोटे ब्लू बॉक्सेस दिख रहे हैं k इक्वल्स टू 2 में। और क्या होता है कि k इक्वल टू 1 से k इक्वल टू 2 ज़्यादा क्लोज है 3 की कंपैरिजन में। वैसे ही हम देखें तो k इक्वल टू 3 में ना जो ब्लू बॉक्सेस है वो 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि उसके जो आउटलायर्स है ना वो नेगेटिव वैल्यू हमें दे रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि जिसमें हमें कम आउटलायर्स मिलते हैं तो उसकी हेल्प से हमें हमारा प्लॉट बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। इसमें क्या होता है कि सिलहाउटी का प्लॉट ना -1 to 1 में ही होता है, तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि k की वैल्यू 1 से क्लोज़र है। और दूसरा हमें ये भी देखना पड़ता है कि जिसमें आउटलायर्स कम होते हैं उसमें नेगेटिव वैल्यू भी कम होती है, तो उसी को हमें चूज़ करना होता है। तो इस तरह से k मीन्स क्लस्टरिंग वर्क करता है, क्लस्टर बनाता है और फिर k वैल्यूज चूज़ करने के लिए एल्बो मेथड और सिलहाउटी मेथड यूज़ करता है। अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है k मीन्स क्लस्टरिंग के। तो सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट उसका जो बोलते हैं ना k की वैल्यू चूज़ करो फिर आउटलायर्स देखो, तो वो थोड़ा
डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज है कि वो ना लार्ज डेटा सेट में कैपेबल है कि फास्टर और हाई रिजल्ट प्रोवाइड कर सके। उसके बाद वो अडेप्ट करता है नए नए एग्जाम्पल्स फ्रिक्वेंटली, और नए एग्जाम्पल अडेप्ट करके उसको नया एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसमें भी वो अच्छे से वर्क कर सकता है। फिर जनरलाइजेशन ऑफ क्लस्टर्स फॉर डिफरेंट शेप एंड साइजेस, यानी कि सारे क्लस्टर सेम साइज़ के नहीं होते, उनका सेम शेप नहीं होता, तो उनमें भी एक जनरलाइजेशन बना के रखना ओके मीन्स क्लस्टरिंग को आता है। तो ये थे एडवांटेजेस की सिंपल इम्प्लीमेंट करने के लिए, लार्ज डेटा सेट में फास्टर रिजल्ट देता है, नए एग्जाम्पल्स को अच्छे से अडेप्ट कर लेता है, और डिफरेंट शेप और साइजेस में एक जनरलाइजेशन बना के रखता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि वो आउटलायर से सेंसिटिव है, जो मैंने पहले बताया था कि आउटलायर फाइंड करना और वो सारी चीज़ें, और चूजिंग द की वैल्यू मैन्युअली इज़ अ टफ जॉब, यानी कि एज ए ह्यूमन हम अलग अलग की वैल्यू चूज़ करने जाएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। एंड एज द नंबर ऑफ डायमेंशन इंक्रीजेस स्केलेबिलिटी डिक्रीजेस, यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशन इंक्रीज हो जाते हैं तो स्केलेबिलिटी डिक्रीज होते थे। 1D में वो अच्छा काम करेगा, 2D में अच्छा काम करेगा, पर जैसे जैसे हम 3D में जाएंगे तो फिर उसका जो स्केलेबिलिटी होती है वो कम होती जाती है। एंड दिस वाज आवर फर्स्ट अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम डेटा को प्री प्रोसेसिंग कैसे करना है, जो डेटा रिलेटेड सारे टास्क होते हैं कैसे परफॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।